हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सबसे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनयू के स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो आप लोगों को आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट का भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जल्दी आप लोगों के लिए मैं टॉप 10 क्वेश्चन अपलोड करने वाली हूँ, जिससे सिर्फ आप 10 सवाल अगर आप पढ़ के चले जाओगे एग्जाम में तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये आपको मैं अश्योर कर सकती हूँ। तो हम लोगों ने पेपर 1 का पहले ग्रुप बी और ग्रुप सी सॉल्व कर लिया था। ग्रुप ए क्योंकि हमारा पूरा थ्योरी है, हमारा सेट थ्योरी है, तो कई बच्चों को सेट थ्योरी पढ़ने में मज़ा आता है, कई बच्चों को नहीं आता। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, तो मैं सोची कि आप लोग को सबसे लास्ट में करवाऊँ ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आप लोग थ्योरी वाले पोर्शन को जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा वो आपके दिमाग में घुसेगा आपको। और आपका इसमें हम लोग 9 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन, क्योंकि आपका हर क्वेश्चन में आपका ए और बी करके है, तो इस तरह से हम लोग को 18 क्वेश्चन कवर करना है। और इस 18 क्वेश्चन को कवर करने के बाद मैं आप लोग को 100% अश्योर कर सकती हूँ कि ग्रुप ए का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर छूटता भी है तो आप लोग को जितना क्वेश्चन बनाना है आप लोग बना पाओगे, क्योंकि आप लोग को टोटल तो आप लोग को सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना है। अगर आप लोग ग्रुप ए से आप लोग 2 क्वेश्चन भी टच करते हो, ग्रुप बी से 2 टच करते हो, तो आपको ग्रुप सी से टच करने का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचेगा। पर मैं तो आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग ग्रुप ए पे अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग फोकस कर सकते हो। अदरवाइज ग्रुप बी से आप लोग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अपना श्योर करो कि 2 क्वेश्चन आप लोग बनाकर ही आओ। और ग्रुप सी से भी ट्राई करना कि आप लोग 2 क्वेश्चन बना लो। और ग्रुप सी से भी मुझे लगता है कि आप लोग से बन जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपका ट्रिगोमेट्री है, उसमें मैट्रिसेस है, तो उसके क्वेश्चन आप लोग से बनने चाहिए। और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी काफ़ी इजी है आपका, सेट थ्योरी के कंपैरिजन में आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इजी है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी कम टॉपिक कवर करना है। आप लोग को सिर्फ ग्रुप सब ग्रुप तो आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ग्रुप आप लोग को ग्रुप का टॉपिक है, जिसमें आपको सिर्फ अबेलियन ग्रुप आपका सब पूरा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी पर अगर 2 क्वेश्चन फोकस करोगे और ग्रुप ए में अगर सिर्फ एक क्वेश्चन भी तैयार करते हो अपना, तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, आप लोग फुल स्कोर करोगे। तो हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो सबसे पहले तो हम लोग देखो, आप यहाँ पे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जब देखोगे तो आप सोचोगे ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होता क्या है। तो देखो, कोई भी सेट अगर मान लो हम लोग को कोई सेट आपका ए मान लो कि कोई सेट दिया हुआ है, उसमें आपका कोई रिलेशन आर हम लोग है, कोई सेट ए है जिसपे हम लोग का रिलेटेड क्या, हम लोग का रिलेशन आर है, तो इसको हम लोग पार्शियली ऑर्डर्ड सेट तब बोलते हैं जब वो आपका रिफ्लेक्सिव हो आपका एंटी सिमेट्रिक हो, और क्या हो साथ में, और हो आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है तो वो क्या होगा आपका, वो आपका कहलाता है आपका पार्शियल ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, और पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर सेट वो होता है जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को आपको होल्ड करता हो। ठीक है, कोई भी सेट जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को होल्ड करता होगा उसको हम लोग पार्शियली ऑर्डर सेट ही कहते हैं। अब आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा होगा कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रांजिटिव भी हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट क्वेश्चन बनाया होगा तो उस वक्त भी हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। पर यहाँ पे आपका एक न्यू टर्म आ रहा है आपका एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, मान लो अगर कोई सेट आपका ए है जिसका एक्स वाई अगर कोई आपका उसमें आपको बिलोंग करता है, एक्स वाई बिलोंग टू ए हो, तो अगर एक्स आर रिलेटेड हो वाई के और y अगर r रिलेटेड हो x के, तो यहाँ पे आपको x जो होता है y के इक्वल हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल ऑर्डर सेट। तो पार्शियल ऑर्डर सेट को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। तो सेट टुगेदर विद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ जो सेट टुगेदर विद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को होल्ड करता होगा उसको पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं। और मैं आप लोग को एक और बता दूं कि पार्शियल ऑर्डर सेट होता है उसको हम लोग, अगर मान लो कोई सेट आपका ए है तो पार्शियल ऑर्डर अगर आपको सेट आपको शो करना होगा तो वो होता है आपका ए और लेस दैन इक्वल्स टू ऐसे ब्रैकेट में डालते हैं। तो इसको हम लोग ये हम लोग को क्या किसको डिनोट करता है, ये आपका पार्शियल ऑर्डर सेट को डिनोट करता है। ठीक है, तो अगली बार आपको जब भी कभी भी इस तरह से कोई आपको सेट आपको मिले तो आप समझ जाना कि अगर ब्रैकेट में आपका सेट ए दिया हो, उसके साथ अगर आपका लेस दैन इक्वल्स टू का साइन हो, तो ये आपका क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, आपका आगे है इफ एक्स
इज एनी नॉन एम्प्टी सेट देन सो दैट पी एक्स सबसेट का आपका ये साइन दिया हुआ है इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। हम लोग को शो करना है कि ये क्या होगा, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर द पावर सेट पी एक्स। अब पावर सेट देख के भी आप लोगों को में से कई लोगों को होगा कि ये पावर सेट क्या होता है। तो मान लो कोई हमारा सेट ए है, ठीक है, ए है जिसके एलिमेंट्स है आपका 1 2 3, ठीक है। तो पावर सेट कहलाता है कि इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उससे अगर आपका कोई सेट बनता है तो उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से। जैसे इस केस में आप देखो तो 1 2 3 अगर कोई आपका ये आपका सेट ए है, ठीक है, तो इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या है। सबसे पहले तो 5 होगा क्योंकि 5 जो होता है वो हर सबका सबसेट होता है, ठीक है। फिर आपका 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा सबसेट क्योंकि 3 जो है आपका ए का एलिमेंट है। फिर आपका हो जाएगा 1 2, फिर आपका होगा 1 3, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा 2 3 और 1 2 3। तो हम लोगों ने सारा जितना भी इसका इस सेट का जो भी पॉसिबल सबसेट है हम लोगों ने लिख लिया। तो और इस सारे पॉसिबल सेट से जो आपका सेट बनेगा, सारे पॉसिबल सबसेट से जो आपका सेट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। और अगर आप लोगों को कोई पावर सेट को डिफाइन करने को बोला तो आप पावर सेट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि द सेट विच इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। और पावर सेट को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई सेट ए है तो उसका पावर सेट क्या हो गया, पी ए हो गया। तो यहाँ पे भी आपका क्या किया, कंसीडर द पावर सेट पी एक्स ऑफ एनी सेट एस। कोई सेट एस है उसका हम लोग पावर सेट पी एक्स मांग रहे हैं। और लेट द रिलेशन लेस दैन इक्वल्स बी डिफाइंड ऑन पी एक्स। और मान रहे हैं कि पी एक्स पे क्या है, ये रिलेशन हमारा डिफाइंड हो बाई रिक्वायरिंग डैट फॉर ए बी बिलोंग टू पी एक्स ए लेस दैन इक्वल्स बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब हम लोग को शो क्या करना है कि पी एक्स और सबसेट जो है आपका इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होने के लिए अभी मैंने आप लोग को बताया था क्या क्या होना चाहिए। आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना शो करना चाहिए, फिर आपका वो एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, और थर्ड आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम लोग शो कर दे कि हमारा जो ये इस रिलेशन पे अगर हमारा जो सेट है वो पार्शियली इन तीनों को होल्ड करता है तो क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर सेट होगा। तो जैसे रिफ्लेक्सिव हम लोग देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए जो है सबसेट है ए का। आप पहले से जानते हो कि कोई भी कोई भी सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, ठीक है। फिर आपका सेकंड एंटीसिमेट्रिक, ए अगर ए जो है बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा, तो क्या होगा, ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आपका है कि ए जो होगा आपका अगर बी का सबसेट होगा और बी जो है सी का सबसेट होगा तो क्या होगा, ए भी आपका सी का सबसेट होगा। दस द रिलेशन लेस देन इक्वल्स इज अ पार्शियली ऑर्डर रिलेशन ऑन पी एक्स एंड देयरफॉर पी एक्स लेस देन इक्वल्स दैट इज पी एक्स और ये सबसेट इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। तो हम लोग का इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन भी आपका 2020, 18 और 16 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका व्हाट डू मीन बाय लैटिस एंड अ कंप्लीट लैटिस, गिव वन एग्जांपल ऑफ व्हिच। तो लैटिस देखते हैं हम लोग। लैटिस को हम लोग इसको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो डिफाइन करते करते हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो लैटिस क्या होता है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एल लेस देन इक्वल्स इज कॉल्ड अ लैटिस इफ ईच सेट एक्स वाई of element of L has a greatest lower bound and least upper bound in L। अब आप लोग सोचोगे greatest lower bound और least upper bound क्या होता है, तो इसके लिए मैंने अलग से आप लोग नोट्स बनाया है जिसको देख के मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो हम लोग पहले यहाँ पे देख के समझ लेते हैं। हमारा जो दो टॉपिक अभी यूज़ किया गया है, दो टर्म अपर और लोअर बाउंड, वो क्या होता है। तो अपर और लोअर बाउंड इसको हम लोग सुप्रीमम और इन्फीमम भी बोलते हैं। अपर बाउंड को हम लोग सुप्रीमम और लोअर बाउंड को इन्फीमम बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हमारा कोई लेट एक्स लेस देन इक्वल्स बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एंड लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, और ए क्या होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा अगर एक्स का। एन एलिमेंट b belong to x is said to be an upper bound of a। कोई एलिमेंट अगर x से बिलोंग करता है उसको अपर बाउंड a का कब कहेंगे, जब आपका x क्या होगा, लेस दैन इक्वल्स b होगा फॉर एवरी x बिलोंग टू a। फॉर एवरी x बिलोंग टू a क्या होगा, x जो होगा आपका वो लेस दैन इक्वल्स b होगा। इफ सच एन एलिमेंट b बिलोंग टू x एग्जिस्ट्स ऑल सी दैट a इज बाउंडेड अबव। तो उसको क्या कहेंगे, a जो है हमारा बाउंडेड अबव है। ऑफकोर्स ए मे हैव मैनी अपर बाउंड्स, ए का क्या होगा, बहुत सारा अपर बाउंड होगा। और आपका देखो अपर बाउंड को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ए और ये जो साइन होता है आपको इसको हम लोग एस्टेरिस्क बोलते हैं, डिनोट
द कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड ऑफ ए। मान लेते हैं कि ये जो हमारा ए आस्टरिस्क है वो क्या दिखाता है, वो हमारा जो है आपका अपर बाउंड के कलेक्शन को दिखाता है। देन द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट मेंबर ऑफ ए, तो सबसे छोटा जो मेंबर होगा आपका ए आस्टरिस्क का, इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड लीस्ट बाउंडर। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे, जिसको हम लोग LUB से डिनोट करते हैं। और द सुप्रीमम, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीमम बोलते हैं। और उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, उसको हम लोग लिखते हैं SUP और A लिख करके लिखते हैं, सुप A। Thus, by a least upper bound, we mean an upper bound U of A such that U is less than equals V holds for every upper bound V of A, और ये हमारा क्या है, एस्टरिस्क है। सिमिलरली एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कब कहेंगे, जब आपका ए जो होगा वो लेस देन इक्वल्स एक्स होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो आपको यहाँ पे लोअर बाउंड अपर बाउंड में एक चीज़ तो आपको समझ में आया होगा कि देखो हमारे जब अपर बाउंड था ना, तो यहाँ पे आपका एक्स जो था वो लेस देन इक्वल्स भी था, और जब हमारा ये आपका ये आपका क्या था, ये अपर बाउंड का था। और जब हमारा लोअर बाउंड हो रहा है तो लोअर बाउंड में क्या हो जा रहा है, हमारा लोअर बाउंड में जो है आपका लोअर बाउंड में क्या हो रहा है, हमारा लोअर बाउंड में आपका जो हो रहा है ये आपका ए जो है वो है आपका लेस देन इक्वल्स एक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग आपका सुप्रीमम में हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीमम में आपको दिखाते हैं ए और एस्टरिस्क ऊपर में होता है, और इन्फीमम जब हम लोग दिखाते हैं तो उसमें आपका ए और एस्टरिस्क हमारा क्या होता है, नीचे में होता है। तो लेट ए एस्टरिस्क डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ ए, देन द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ ए एस्टरिस्क। इसमें क्या होता है, जो लार्जेस्ट मेंबर होता है आपका ए एस्टरिस्क का, इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड में क्या था, लीस्ट अपर बाउंड में हम लोग सबसे छोटा वाला जो मेंबर होता है उसको लेते हैं, और आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में आपका जो सबसे बड़ा वाला मेंबर होता है ए एस्टरिस्क का, उसको हम लोग लेते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग इन्फीमम भी बोलते हैं, इसको GLB से डिनोट करते हैं हम लोग। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इन्फीमम A, INF A। Thus by a greatest lower bound of A we mean a lower bound alpha of A such that V is less than equals alpha। ठीक है, holds for every lower bound of A। It has to be noted, however, that infimum of A and the supremum of A may or may not be the members of A. It can be easily proved that GLB or LBB, if it exists, is unique. Let R be the set। हम लोग क्या कर रहे हैं, R को कोई सेट ले रहे हैं रियल नंबर का। तो A हम लोग ले रहे हैं A, X belong to R, X is greater than 1 but less than 2। तो asterisk क्या हो जाएगा, X belong to R, X क्या होगा, X would be greater than equals to 2। और आपका ये आपका किसका केस हो गया, ये आपका लीस्ट अपर बाउंड का केस हो गया, और ये वाला आपका हो गया ग्रेटेस्ट अपर बाउंड का। तो X बिलोंग टू R, जहाँ पे आपका क्या होगा, X जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। देयरफॉर इन्फीमम ऑफ A क्या होगा, इन्फीमम ऑफ A आपका 1 हो जाएगा, और सुप्रीमम ऑफ A हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इन्फीमम तो ये आपका क्या था, ये तो ऐसे भी आपका ये इन्फीमम क्या होता है, आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही हम लोग इन्फीमम बोलते हैं, और आपका लीस्ट अपर बाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीमम बोलते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ टू बी नोटेड 1 and 2 डू नॉट बिलोंग टू A। पर 1 और 2 क्या A को बिलोंग करता है, नहीं। X तो आपका 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, पर यहाँ पे जो हमारा इन्फीमम और सुप्रीमम आया है वो आपका A से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं। तो हमारा लैटिस हम लोगों ने देख लिया। लैटिस क्या होता है, ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट L लेस देन इक्वल्स इज कॉल्ड अ लैटिस इफ ईच पेयर सेट XY ऑफ एलिमेंट्स ऑफ L has a greatest lower bound and a least upper bound in L. If X and Y are any two element of L, the GLB मतलब greatest lower bound and LUB least upper bound of the set XY are denoted by X, और ये आपका XY and XY, ये भी आपका जो है ना यूनियर इंटरसेक्शन की तरह ही वर्क करता है रेस्पेक्टिवली। लेट X, लेकिन वो सेम नहीं होता, ये आपका सिंबल अलग है। लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर द पार्शियली ऑर्डर्ड सेट PX, और ये आपका सबसेट का साइन हम लोग एक कंसिडर कर रहे हैं सेट। तो क्या है, फॉर एनी AB बिलोंग्स टू X, फॉर एनी AB बिलोंग टू PX वी हैव AB A इंटरसेक्शन B बिलोंग टू PX और A यूनियन B बिलोंग टू PX, देन PX
लेस देन सॉरी पी एक्स सबसेट इज अ लैटिस। तो पी एक्स क्या सबसेट क्या होगा, लैटिस होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी देना था दोनों का, तो हम लोग लैटिस का एक एग्जाम्पल देंगे और कंप्लीट लैटिस को डिफाइन करने के बाद उसका भी एक एग्जाम्पल देंगे। तो कंप्लीट लैटिस का आपका डेफिनेशन हो जाता है कि लैटिस एल लेस देन इक्वल्स इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट फाइनाइट और infinite has a greatest lower bound and least upper bound. In a complete lattice L, the LUP and GLP of a subset I belong to I of L is denoted by AI and AI respectively. अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम लोग एक पावर सेट मान ले रहे हैं पी एक्स, और ये आपका हो गया सबसेट वेयर सबसेट इज द सेट इंक्लूजन रिलेशन ऑन पी एक्स वेयर एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट. We know that it is a partially ordered set or any EF belong to PS. We take EF E union F belong to PX and EF E intersection F belong to PX. ठीक है. Hence PX or subset is lattice also if we take any subset L equals A alpha ऑफ पी एक्स, देन यहाँ पे आपका हो गया यूनियन ए अल्फा बिलोंग टू पी एक्स एंड यहाँ पे फिर इंटरसेक्शन ए अल्फा बिलोंग टू पी एक्स. तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा कंप्लीट लैटिस हो गया. और हम लोगों ने इस तरह से हमारा लैटिस देख लिया, हम लोगों ने कंप्लीट लैटिस भी देख लिया और हमारा आपका और लैटिस भी देख लिया. तो हम लोगों और इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया है कि कंप्लीट लैटिस और हमारा लैटिस का एग्जांपल क्या होता है. तो हम लोग जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय डेन्यूमरेबल सेट. प्रूव दैट एवरी इन्फिनाइट सेट हैज़ अ डेन्यूमरेबल सेट सबसेट. ये आपका 2020, 18, 16 सब में पूछा गया है. तो देखते हैं डेन्यूमरेबल सेट क्या होता है. लेट n इक्वल्स 1 2 3 डॉट 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 बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अ सेट ए इज सेड टू बी अ डेन्यूमरेबल सेट इफ ए, और ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का सिंबल होता है, इफ ए इज इक्विवेलेंट टू एन. दैट इज अ सेट ए इज कॉल्ड डेन्यूमरेबल इफ इट्स एलिमेंट कैन बी पुट टू 1 कॉरस्पॉन्डिंग विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. Thus the set A equals A1, A2, A3, AN is a denumerable since A is ये आपका इक्विवेलेंस सेट का इक्विवेलेंस रिलेशन का होता है आपका. हम लोग इस तरह से दिखाते हैं A इक्विवेलेंस N अंडर द मैपिंग FN equals AN. A denumerable set is sometimes also called enumerable or countably set. ये सिर्फ आपका थ्योरी है, इसमें आपका सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है और सिर्फ थ्योरी है. इसी वजह से मैंने इसको लास्ट के लिए रखा था. पर इसमें भी आपका मैं आपको बता दूँ कि कुछ क्वेश्चन जो आप कर लोगे बस उतना ही काफ़ी होगा. मुझे तो डेनोमरेबल सेट जब मैं पढ़ा करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता. तो मैं तो बस इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन तैयार कर लिया करती थी और ये आपका पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का, और उससे मेरा काम भी निकल जाता था. वी हैव टू प्रूव एवरी, पर आपका हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर आप लोग आगे IIT एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो या कोई भी अगर आप कंपटीशन का BPSC का तैयारी करना चाहो या UPSC की तैयारी करना चाहो, तो इसके लिए आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए. यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम तो आप लोग कैसे भी पास कर लोगे, पर वो सब एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका बेसिक्स अच्छा होना चाहिए और आपको पूरे डेप्थ तक आपको नॉलेज होना चाहिए. खैर अभी पहले हम लोग यूनिवर्सिटी तो पास कर लेते हैं. वी हैव टू प्रूव एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ अ डेन्यूमरेबल सबसेट. प्रूफ में क्या होगा, लेट ए बी अ फाइनाइट सेट. ए एक आपका कोई इनफाइनाइट सेट हम लोग ले रहे हैं. वी नीड टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ सबसेट से बी प्रॉपर सेट ए. प्रॉपर सेट या आपका प्रॉपर सेट का क्या होता है, बी का जितना भी एलिमेंट होगा ना वो ए में आपका एग्जिस्ट करेगा, पर ए का कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर होगा जो आपका बी में एग्जिस्ट नहीं करता होगा. तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका प्रॉपर सेट का होता है. तो वो बी इज ए प्रॉपर सेट ऑफ ए. तो बी क्या कहलाता है, बी जो हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कहलाता है. सच दैट बी इज डेनोमिनेबल सिंस ए इज इन्फिनाइट एंड हेंस ए डजंट इक्वल्स टू 5. क्योंकि ए इन्फिनाइट है तो ए क्या होगा, 5 के इक्वल नहीं होगा. वी पिक एन एलिमेंट A1 बिलोंग टू ए. ए से हम लोग कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं A1 जो आपका ए को बिलोंग करता है. वी नो डैट A माइनस A1 डज नॉट बिलोंग टू 5. A माइनस A1 क्या होगा, वो 5 को बिलोंग नहीं करेगा. इफ A माइनस A1 डज इक्वल्स 5 देन दिस A इक्वल्स क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा. विच A इज फाइनाइट विच इज नॉट द केस.
तो विच इम्प्लाइज अगर ए इक्वल्स A1 हो जाएगा तो ये क्या इम्प्लाई करे, ये आपका हो जाएगा कि ए जो है आपका फाइनाइट है, पर ये तो केस नहीं है। हम लोग क्या दिए थे, हम लोग ए को हम लोग इन्फानाइट सेट माने हुए हैं। देयरफॉर A माइनस A1 क्या हो जाएगा, वो 5 के इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A2। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कोई दूसरा एलिमेंट A2 ले रहे हैं जो क्या है, वो बिलोंग करता है A माइनस A1 से। As above, it can be shown that A minus A1 A2 does not belongs to 5। 5 को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि A1 जो है आपका A2 के इक्वल नहीं है। अगेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A3। अब फिर से हम लोग एक एलिमेंट A3 ले रहे हैं जो आपका A माइनस A1 A2 को बिलोंग करता होगा। देन A माइनस A1 A2 A3 क्या होगा, वो 5 के इक्वल नहीं होगा, और A1 A2 A3 जो होगा आपको वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा A का। प्रोसीडिंग इन दिस वे एंड पिकिंग n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े और n डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर कंसिडर करेंगे फ्रॉम A, तो वी फाइंड दैट A माइनस A1 A2 A3 डॉट डॉट A इन डजंट इक्वल्स टू 5। वो 5 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज एज बिफोर A माइनस A1 A2 A3 डॉट डॉट A इन क्या था, पहले भी हम लोग जब A माइनस A1 किया था तो वो भी 5 के इक्वल आपका, हम लोग ने उसको क्या किया था, उसको 5 के इक्वल हम लोगों ने नहीं लिया था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे 5 के इक्वल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A जो है आपका वो A1 A2 डॉट 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 A इन के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, A जो है हमारा एक फाइनाइट आ गया। पर ये तो हमारा केस है ही नहीं, ये तो हम लोग ने पहले ही इन्फानाइट मांगा था। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट क्या होगा, एग्जिस्ट करता होगा। तो A इन प्लस 1 क्या हो जाएगा, बिलोंग टू A माइनस A1 A2 A3 डॉट डॉट A इन एंड A माइनस A1 ये सब क्या होगा, डजंट इक्वल टू 5। अब मतलब अब अगर नोटिस करोगे तो हम लोग एक ही स्टेप को बार बार किए जा रहे हैं, रिपीटिंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। अगर हम लोग इस प्रोसेस को बार बार अगर रिपीट करते हैं, हम लोग को क्या मिलेगा, फिर से मिला हम लोग को सेम वही कि डजंट इक्वल टू 5, जहाँ पे A1 A2 A3 क्या है, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है A का। वी राइट B इक्वल्स A इन सच दैट n बिलोंग्स टू n, then evidently B is a proper subset of A। B is equivalent, B shows equivalence relation in A n under the mapping A into n। ठीक है, thus there exists a subset B is a proper subset A, B proper subset A such that B is denumerable। अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मज़ेदार है क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा बेस्ड है। तो देखो यहाँ पे है f such that x tends to y and a is a subset of x, b is a subset of x, then so that f a intersection b is a subset of f a intersection f b। तो हम लोग को क्या करना है कि एफ ए इंटरसेक्शन एफ, पहले हम लोग लिखेंगे, आप लोग को अच्छे से प्रोसेस में लिखना है कि हम लोग को जो शो करना है, पहले आप लोग वो लिखोगे। आप लोग चाहो तो जो हम लोग को गिवन है वो भी आप लोग पहले मेंशन कर सकते हो, फिर आप लोग लिख सकते हो कि हम लोग को शो क्या करना है वो। तो हम लोग यहाँ पे है आपके एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बिलोंग का हम लोग ले लेते हैं कि एफ एक्स बिलोंग करता है आपका एफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो इसका यहाँ से हम लोग को मिलेगा कि एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन के जगह पे एंड आएगा, x बिलोंग टू b। फिर अगर हम लोग एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स बिलोंग टू एफ ए हो जाएगा, और यहाँ पे फिर जब हम लोग फंक्शन लगाएंगे तो आपका एफ एक्स बिलोंग टू एफ बी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या आ गया हम लोग को, एफ एक्स बिलोंग टू एफ ए एंड के जगह इंटरसेक्शन एफ बी। तो हम लोग को यही तो करना था प्रूफ। देयरफॉर एफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, इज अ सबसेट ऑफ एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। हम लोग को यही तो प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लोग का ये सॉल्व हो गया। ये कितना इजी था ना। तो इसी के लिए मैं बोलती हूँ न्यूमेरिकल्स पे जितने भी क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं। ये पता नहीं ये थ्योरी किसने बनाया है, थ्योरी क्यों आते हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, पर हाँ अब आते हैं तो हम लोग को तो पढ़ना ही होगा। हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग 3 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर कर ले हर वीडियो में, क्योंकि आपको 9 क्वेश्चन आपको कवर करना है। सो डैट द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। हम लोग को शो करना है कि सेट आर जो है सारे रियल नंबर के लिए क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2018, 20, 16 में आया हुआ है, इवन ईयर्स है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल in the closed interval 0, 1. From the present purpose, we shall mean by a real number any number which can be represented by any unending decimal in the form 0.a1, a2, a3 dot 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 an, and no n exists such that all digits an plus 1 are 0.
Let A denote the set of all real numbers in the closed interval 0, 1. In symbol, A equals x belong to R such that 0, x is greater than equals to 0 but less than equals to 1. We want to prove that A क्या है? A हमारा uncountable है. We suppose on the contrary that A is countable. फिर वही बात, अनकाउंटेबल प्रूव करना है तो हम लोग काउंटेबल उसको मान लेंगे पहले. दिस इम्प्लाइज दैट एवरी एलिमेंट बिलोंग टू ए. इसका मतलब ये इम्प्लाई क्या करता है कि हमारा सारा एलिमेंट क्या होता है, ए को बिलोंग करेगा. डेट इज रियल नंबर इन द क्लोज इंटरवल 0, 1 कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस x1 x2 x3 डॉट डॉट xn. क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. दस ए इक्वल्स क्या आ गया आपका, दस ए इक्वल्स आपका सेट आप एक ले लिए जो आपका x1 x2 x3 था. इससे एक सेट आप कंसिडर किए जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे. नाउ वी नो दैट एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सपैंडेड इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनाइट डेसिमल. अब हम लोग जानते हैं कि हर रियल नंबर को हम लोग इन्फिनाइट डेसिमल के फॉर्म में उसको एक्सपैंड कर सकते हैं. सो दैट वी कैन राइट x1 को हम लोग क्या लिखेंगे, x1 इक्वल्स पॉइंट x1 1, x1 2, x1 3, x1 4 डॉट डॉट x1 n. उस तरह से हम फिर xm तक जाएंगे और वो भी आपका पॉइंट xm1, पॉइंट xm2, xm4 डॉट डॉट xmn तक जाएंगे, जहाँ पे आपका h x i j बिलोंग टू 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 9 तक जाएगा और फॉर ऑल i j. ठीक है, we follow the convention that each decimal contain an infinite number of non-zero element. This fact is illustrated by the following examples. We can write 1 and 1/2 in two ways. 1 और 1/2 को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं. एक तो आपका 1.00000 के फॉर्म में लिख सकते हैं और एक आपका 1/2 और 0.50000. ठीक है, और दूसरा आपका कि ये 0.9999. तो अगर आप इसका इक्वल अप्रोक्स निकालोगे तो इसका तो 1 ही आएगा वैल्यू. सेम उसी तरह से आप 1.500 को क्या लिख सकते हैं, 0.499. इसका भी अगर आप अप्रोक्स वैल्यू निकालोगे तो आपको 5 ही आएगा. तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. बट इन द प्रेजेंट केस वी शैल राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 and 1/2 इन द लैटर फॉर्म. पर अभी जो हम लोग का जो अभी प्रेजेंट केस है उसमें हम लोग किस तरह से लिखेंगे, हम लोग का जो दूसरा फॉर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था उस फॉर्म में लिखेंगे. मतलब हम लोग को 1 को 1.000 नहीं लिखेंगे बल्कि 0.9999 डॉट 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 करके लिखेंगे. और 1/2 को हम लोग 0.50000 नहीं लिखने वाले हैं, हम लोग उसको लिखेंगे 0.49999. And similarly, for the decimal representation of the real number belong to A in the form in which each decimal contain an infinite number of non-zero elements. फिर आगे देखिए, सिर्फ ये कहानी है आपका, कहानी है. तो our proof consists in showing that there is a real number lying in 0, 1 which does not belong to A. This we achieve by means of any two integers from 1 to 9. Okay. For this we construct a real number b equals point b1, b2, b3 dot 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 bm such that if x11 equals 3, we write b1 equals 4, and if x11 doesn't equals to 3, we write b1 equals 3. This mode of representation clearly differentiates b1 from x11 and hence differentiate b from x1. In general, if xmm क्या हो 3 होगा, we write bm equals 4, and if xmm doesn't equals to 3, we write bm equals 3. Thus as before we find that bm does not equals to xmm for all m from the mode of construction as in 2. Since bm doesn't equals to xmmm, we find that b differs from xm at least in the mth place. Since this is true for all the value of m, therefore we conclude that b doesn't equals to xm for all m. To illustrate this, we take a concrete example. Let x1 equals 0.4156, x2 0.999, x3 0.1037, x4 0.2628. मुझे नहीं लगता कि आप लोग में से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को तैयार करने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पेज पे पेज ख़त्म होते जा रहा है पर यह सॉल्यूशन इसका ख़त्म नहीं हो रहा. इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन कौन करेगा. इससे अच्छा तो हम लोग इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इतने टाइम में. देन b would look like 0.3343 and we already know that b will not be one of the number x1, x2, x3, x4 dot dot dot. This means that there is a real number. b is different from every element of the sequence 1. This shows that b does not belongs to A.
हेंस वी प्रूव दैट ए इज़ अनकाउंटेबल। ओ गॉड, ये कितना ज़्यादा लंबा हम लोग का ये सॉल्यूशन था। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आपका ये काउंटेबल अनकाउंटेबल पे ही बेस्ड है। और ये जो आपका टॉपिक है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि इससे क्वेश्चन देते क्यों हैं। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होता है इसका, सॉल्व करते करते ही आधा लगता है मुझे तो 4-5 पेज तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। पर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कभी भी कि आप ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन पे मत जाओ। कभी भी आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनाओ। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनाओगे तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में कोई नंबर काटेगा तो कहाँ काटेगा। अगर आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनाते हो तो उस पर नंबर काटने का भी थोड़ा चांस रहता है। पर अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे तो वो आपका स्कोरिंग होता है, वो ईजी भी होता है और आपका स्कोरिंग भी होता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जितना भी है कोशिश करना कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप ग्रुप बी और ग्रुप सी से 2-2 क्वेश्चन बना लो और ग्रुप ए से आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन बनाओ क्योंकि आपको हर सेक्शन को टच करना होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा ये सो डैट अकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। आप देख सकते हो कि आपका ये 20, 18, 16 सब में पूछा गया है। मतलब हो सकता है कि आपका इस साल भी ये क्वेश्चन ज़रूर आए। आप लोग चाहो तो अपनी तरफ से आप लोग तैयार कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करवा दूंगी। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लो, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।